हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शानी क्लासेस अगेन। 7 बज रहे हैं इस वक्त। मैंने आपकी एक क्लास 6 बजे आपको दी थी, एक 7 बजे दे रही हूँ और एक 8 बजे आपको दूंगी। आप सभी शानी क्लासेस बने हुए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या चीज़ें हैं। देखिए, क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। मैं क्वेश्चंस बोल रही हूँ, आप ध्यान से सुनिए, ध्यान से आप क्लियर तरीके से सुनिए। सब कुछ सुनाई भी देगा और दिखाई भी देगा। देखिए क्या है यहाँ पर। एक प्रश्न आपको यहाँ पर है, बहुत क्लियर तरीके से है, आप लोग भी सॉल्व करिए। क्या दिया है पहले प्रश्न देखिए। प्रश्न दिया है साइना नाम की कोई एक लड़की है, 70 मीटर भुजा वाले 70 मीटर स्क्वायर वाले भुजा वाले साइड वाले वर्गाकार पार्क में, एक कोई पार्क है, ठीक है, उसके किनारे चारों तरफ 4 साइडेड, चारों तरफ वो 3 चक्कर लगाती, मतलब 1 राउंड, 2 राउंड एंड 3 राउंड। उसी सेम पार्क का वो 3 चक्कर लगाती है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। उसी सेम पार्क का वो 3 चक्कर लगाती है। यहाँ पर है कि उसके द्वारा तय की गई दूरी को ज्ञात करना है। एक लड़की है शाइना, वो 70 मीटर का एक वर्गाकार पार्क है, उसके किनारे चारों ओर वो 3 राउंड लगाती उसी सेम पार्क का, तो उसके द्वारा तय की गई कितनी दूरी वो उन 3 राउंड में तय करती है। कैसे लगाएंगे सोचिए। जिन्हें मैथ नहीं आता है वो ज़्यादा फोकस करके ध्यान से दें। मैथ में बैक बहुत लगती है और अगेन लगेगी जिन्होंने मैथ नहीं पढ़ा है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, फिर लग जाएगी, पक्का लग जाएगी। पेन पे इतनी जल्दी हाथ नहीं छोड़ती है किसी का, वो लटका के रखती है। ध्यान रखिएगा इस बात को। कैसे लगाएंगे, अब आप ये सोचिए कि जब आपको 3 चक्कर का दूरी पता करना है तो पहले भाई साहब 1 चक्कर का तो पता होना चाहिए आपको। अगर 1 की जानकारी होगी तो 3 को तो आप ऑब्वियसली सी बात है कि निकाल ही लेंगे। अब 1 कैसे पता करेंगे, 1 कैसे फाइंड करेंगे। 1 राउंड को फाइंड करने के लिए तो आपको थोड़ा दिमाग अपना दौड़ाना पड़ेगा। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, आइए। वर्गाकार एक पार्क का परिमाप बराबर 4 × 1 भुजा की लंबाई। आपको दिया हुआ है 70 मीटर, लिख दीजिए 4। एक भुजा की लंबाई कितनी है, 70 मीटर। 70 और 40 को आप 70 में 4 से आप गुणा कर देंगे, ये आएगा 280 मीटर। यानी कि आपको पहले निकालना था 1 मीटर, तो एक चक्कर में कितनी दूरी इसने तय की, शाइना ने। तो शाइना ने 1 चक्कर में 280 मीटर की दूरी को तय किया, ठीक है। अब जब आपको 1 चक्कर पता चल गया तो 3 चक्कर आप निकाल लेंगे। 3 चक्कर में तय की गई दूरी 3 × 280। अब 3 में 280 गुणा करेंगे तो ये आएगा 840 मीटर। तो यानी कि शाइना जो लड़की थी वो 3 चक्कर जो लगाई थी, राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड, दैट मीन उसने 840 मीटर ओवरऑल कवर अप किया था उस 3 राउंड में, राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड। ओके, तो कितना राइट आंसर आया, 840 मीटर। एनी प्रॉब्लम एनीवन? ध्यान से देखिएगा, ये पूरा क्लासेस और ये क्वेश्चन उन बच्चों के लिए है जिन्हें बिल्कुल नहीं आता है। जिन्हें आता है वो स्किप कर सकते हैं, मैं उनका टाइम नहीं लेना चाहूँगी, ठीक है। आप और लगाइए, नो प्रॉब्लम, सही है। टाइम क्यों देना जिसको आता है, जिन्हें नहीं आता है उनके लिए है। और एक बात आपको साथ ही साथ ये बताना चाहूँगी, जिन भी बच्चों को नोट्स लेनी है शॉर्ट टर्म में एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, वो 100 रुपीज़ में मिल रही है। आप जाके टेलीग्राम से ज्वाइन करके सभी लोग ले सकते हैं। सिर्फ मैथ नहीं रहेगा उसमें, क्योंकि मैथ की कोई नोट्स नहीं होती, मैथ प्रैक्टिस बेस्ड होता है। बाकी 6 सब्जेक्ट मिल रहे हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें उसमें हैं। आप जिसको मन हो वो जाकर ले सकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए आगे, सेकेंड आइए। दूसरा प्रश्न यहाँ पर है, एक आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको फाइंड करना है। ध्यान से सुनिएगा। जिसकी लेंथ, मैंने L लिखा है, अब लंबाई लिखो या लेंथ लिखो, इतना आना चाहिए। लेंथ एंड ब्रेथ शॉर्ट फॉर्म में B क्रमशः 12 मीटर और 5 मीटर है। जो चीज़ यूनिट पहले दी होती है और जो नंबर पहले दिया होता है वो उसका होता है, ना कि आप अपने हिसाब से कोई रखना। ध्यान रखना, इसकी गलतियाँ बच्चे हमेशा करते हैं। देखिए क्या दिया है,
एक आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल फाइंड करना है, जिसकी लेंथ आपको दी है 12 मीटर, ब्रेथ आपको दी है 5 मीटर। कैसे फाइंड करेंगे? हाउ टू फाइंड? लगाइए, आप लोग सॉल्व करिए, सभी लोग सॉल्व करिए, ध्यान से देखिएगा। आपको सूत्र पता है, इस पे मैंने आपको पढ़ाया भी था, क्लासेस भी दी थी और क्वेश्चंस भी करवाया था। और बेसिक से हम हमेशा पढ़ते आए, 6th क्लास का बच्चा कैपेबल है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो आप कर लेंगे ना। अब देखिए, आयत की लंबाई कितनी है? 12 मीटर। आयत की चौड़ाई कितनी है? 5 मीटर। आयताकार क्षेत्रफल की बात हो रही है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात हो रही है, लेंथ इनटू ब्रेथ। फॉर्मूला याद आ रहा है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ। रिमाइंड करिए, रिमेंबर दैट। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, पीडीएफ भी दिया हुआ था, शुरू से आपने पढ़ा भी हुआ है, कोई नई बात नहीं है। अब आपको करना क्या है? बस सही सेम फॉर्मूले पे वैल्यूज को पुट करना है। लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई मतलब 12, चौड़ाई मतलब 5, तो 12 पंचे 60 मीटर। क्षेत्रफल क्या आया? जिस क्षेत्र का एरिया क्या आया? 60 मीटर। तीसरा देखिए, एक वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। कोई एक वर्गाकार भूखंड है, उसका आपको एरिया फाइंड करना है, जिसकी भुजा आपको 9 मीटर दी हुई है। बहुत आसान सा प्रश्न है, आराम से कर ले जाएंगे, बिना देखे बिना सॉल्व किए बता सकते हैं। ध्यान रखना है आपको, मैथ में एक बहुत यूनिक चीज़ यही है कि फॉर्मूले पे बेस्ड प्रश्न होते हैं। आपको अगर एक बार आ गया तो आप हमेशा कर ले जाएंगे। एक वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल आपको फाइंड करना है, उसकी भुजा आपको 9 मीटर दिया हुआ है। कैसे करेंगे? कुछ नहीं है, ध्यान से देखिए। वर्गाकार की भुजा का जो भुजा है वो 9 मीटर है, और वर्गाकार का भूखंड का जो एरिया आपको फाइंड करना है, उसका सूत्र क्या है? साइड इंटू साइड। क्या है? साइड इंटू साइड। कुछ नहीं करना है, भुजा कितनी है? 9, तो भुजा इंटू भुजा, 9 इंटू 9 यानी कि 81 वर्ग मीटर। आया कि नहीं आया? आसान है। एक आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल 117 वर्ग सेंटीमीटर कितना है? 117 वर्ग सेंटीमीटर। इसकी जो लंबाई है वो 13 सेंटीमीटर है, और गत्ते की चौड़ाई आपको फाइंड करनी है। लंबाई आपको दिया है, पूरा एरिया आपको दिया है, और आपको लेकिन ब्रेथ को फाइंड करना है। तो हम तो आई थिंक कर ही लेंगे। हमें जब दो चीज़ें पता है तो हम एक को तो ऑब्वियसली सी बात है कि निकाल ही लेंगे। क्यों? आई एम राइट? आई थिंक आप लगा लेंगे। लगाइए आप लोग भी। कैसे करना है? मैथ जब भी करिए तो पेन कॉपी लेकर बैठिए, ध्यान से देखिए। कहा जा रहा है एक आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल 117 वर्ग सेंटीमीटर है, उसकी लेंथ आपको दी है 13 सेंटीमीटर, गत्ते की चौड़ाई आपको निकालनी है। कैसे निकालेंगे? तो आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल 117 वर्ग सेंटीमीटर, लंबाई बराबर 13 सेंटीमीटर, चौड़ाई बराबर नहीं पता है। हम जानते हैं कि आयताकार क्षेत्र का जो एरिया होता है उसका सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेथ। क्लियर? सबको पता है, कोई नई चीज़ तो है नहीं। आइए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पता है, तिर्यक गुणा जो हम लोग करते हैं। यहाँ पर आपको करना क्या है? अब आपको ये ब्रेथ निकालनी है, ये भी आपको पता है, ये भी आपको पता है। मैंने रख के नहीं किया, डायरेक्ट सूत्र बनाया पहले। अब आप पहले सूत्र बनाओ, तो आप करोगे क्या? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। चौड़ाई इधर आएगी, ये इधर जाएगा, लेंथ नीचे आ जाती, क्योंकि यहाँ पे आप गुणे में है तो भाग में आ जाएगी। देखो ध्यान से। अब क्या होगा? चौड़ाई बराबर सूत्र बनेगा आयताकार क्षेत्रफल बटे लंबाई, आयताकार क्षेत्रफल बटे लंबाई। क्लियर? अब आपको करना क्या है? आयताकार क्षेत्रफल का कितना दिया है? तो 117 वर्ग सेंटीमीटर। लंबाई कितनी दी है? 13 सेंटीमीटर। तो 13 नवैया 117, 9 सेंटीमीटर आ गया। b बराबर कितना आया? b बराबर ब्रेथ बराबर कितना आया? 9 सेंटीमीटर। एनी प्रॉब्लम? एनी वन? कर ले जाएंगे। आइए 5th पे आइए, देखिए क्या है। a प्लस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला पता है, ये भी मैंने आपको भेज दिया था टेलीग्राम पर। वही सारे फॉर्मूले, मैथ में फॉर्मूले रिवाइज करते रहिए। ध्यान है, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन अगर आता है और आप तब भी नहीं कर पाते हैं तो बहुत गलत बात है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला होता है, हमें पता है। का प्रयोग करके हमको 101 का स्क्वायर को हमको सॉल्व करना है, और हमको फिर इसको लास्ट में प्रूफ करना है। कैसे करेंगे आप? ध्यान से पहले प्रश्न को देखिए, मान आपको बताना है। मैं इसको जूम कर रही हूँ, ध्यान से देखिए।
ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या 2ab स्क्वायर कुछ भी कहे, दोनों सही है। ठीक है, आगे पीछे कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। का प्रयोग करके आपको 101 का स्क्वायर का मान आपको बताना है। जो वैल्यू आपको दी है और जो फॉर्मूला आपको बताया, फॉर्मूले पे वैल्यू को ले जाके रख दीजिए। अब हम सबसे पहले ए प्लस बी का ए मतलब यहाँ पर देख सकते हैं, इसको आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना होगा। अभी तो एक ही डिजिट का आप स्क्वायर करो, कैसे बनाओगे आप? तो पहले आप ए प्लस बी के होल स्क्वायर को फॉर्म करो, तभी तो आप वैल्यूज़ को रख पाओगे। तो देखो 101 है, क्या हम इसको 100 + 1 लिख के स्क्वायर नहीं कर सकते हैं? क्या हम 101 के स्क्वायर को 100 + 1 का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं? क्या ये गलत है? क्या ये गलत है? नहीं ना, लिख सकते हैं ना। तो हमने जब ऐसा लिख दिया तो ये हमारा a बन गया और ये हमारा 1 का स्क्वायर b बन गया। अब हमको a + b का होल स्क्वायर की वैल्यू तो मिल गई, बस जो इसका सूत्र है यही सारी गिनती एज इट इज रख दो। आइए देखो कैसे कर रहे हैं। हमने जब इसको क्लियर तरीके से बना लिया तो देखो कैसे कर रहे हैं। कुछ नहीं, ये हमारा a हो गया, ये हमारा b हो गया। a का स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर, 2ab तो 2 लिख दिया। a मतलब कितना? 100 हो गया। b मतलब कितना? 1 हो गया। ठीक है, फिर प्लस b का स्क्वायर, प्लस b यानी कि 1 है तो 1 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर किए तो हमारा यहाँ पर क्या आ रहा है? 10,000 आ रहा है। ये 2 × 100 × 1 यानी कि 200 हो गया। 1 का स्क्वायर 1 होता है। आप 10,000 + 200 + 1 इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? 10,201। दूसरा देखिए, वो भी इसी तरीके का है। क्या दिया पहले प्रश्न देखेंगे। दिया है a - b का होल स्क्वायर a² - 2ab + b स्क्वायर का प्रयोग करके आपको 92 का स्क्वायर का मान बताना है। अब आप सेम उसी तरीके से करो। 92 नहीं, 99 है। 99 को आप कैसे लिख सकते हो? आप 99 को 100 - 1 का स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं? आराम से लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख देंगे। आखिर है बात तो वही, लिख दो आप। अब जब हमारी ये a हो गई, ये b हो गई, तो उसी पैटर्न पे हम सेम रख देंगे। ये हमारा a है, ये हमारा b है। a यानी कि a का स्क्वायर माइनस 2 a यानी कि 100, b यानी कि 1, उसके बाद b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर करेंगे क्या निकल के आएगा? 10,000। 2 × 100 यानी कि 200, माइनस लग रहा है 1 यहाँ पे। फिर आप क्या करेंगे? 10,000 में से 200 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? क्या आएगा यहाँ पे? 9,800, 9800। ठीक है, 9,800 आ गया। अब आप क्या करोगे? ये यहाँ पर 9,800 आया प्लस 1 आया, इसमें आप ऐड कर दो 9,801। देखिए क्या है क्वेश्चन 1। समीकरण एक इक्वेशन, आपके सिलेबस में समीकरण से रिलेटेड एक टॉपिक दिया गया है जिसमें आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। समीकरण को सॉल्व करने को है, जिसमें से आपको ये मैंने आपको बताया था, आपको मैंने LHS साइड के बारे में बताया हुआ था, जिसको आपको LHS और RHS दोनों साइड को आपको इक्वल प्रूफ करना है। इस तरह के प्रश्न आपको 2 नंबर वाले प्रश्न में आते हैं फ्रेंड्स। अगर इस तरह के 2 क्वेश्चन आ गए तो 4 नंबर तो आपको आराम के मिल जाएंगे। 25 नंबर का आपका पेपर होगा, तो बढ़िया रहेगा ना, अच्छा भी रहेगा। अब आइए देखिए क्या है। एक प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, क्लियर है, अब ध्यान से देखिएगा। देखिए समीकरण 5x - 7 = x + 5 यही दिया गया है, इसको आपको सॉल्व करना है। आपको आना चाहिए। छोटे छोटे प्रश्न है उसको भी लगाइए, ये नहीं सोचिए कि नहीं, जिनको नहीं आता उनके लिए है ये। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है, समीकरण 5x - 7 = x + 5 है, इसको आपको सॉल्व करना है। 5x - 7 = x + 5 ऐसे हूबहू लिख देंगे। एक तरफ हम सबसे पहले वेरिएबल सेक्शन को रखेंगे, यानी कि जो वेरिएबल क्या होता है, जिसकी वैल्यू मतलब चेंज होती रहती है, कांस्टेंट वो होता है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। तो यहाँ पर 7 और 5 का एक कांस्टेंट वैल्यू है, लेकिन ये 5x और x ये सब क्या है, ये सब वेरिएबल है। ABCD जो अल्फ़ाबेट होते हैं वो वेरिएबल्स होते हैं। अगर जिन्हें नहीं पहचानना आता है वो ध्यान से सुन लें, जो अल्फ़ाबेट्स टाइप के होते हैं वो सब वेरिएबल होते हैं, और जो चेंज होते हैं वो गिनती के रूप में होते हैं। तो कैसे करेंगे आप ध्यान से सुनिए। दिया गया है 5x - 7 x + 5। ठीक, अब सबसे पहले हमने क्या किया कि वेरिएबल को एक साइड कर दिया। अब इधर से हमने 7 यहाँ पर था, माइनस के फॉर्म में 7 है। हम जब = के इधर कोई चीज़ ले जाते हैं तो प्लस में जाती है। हम जानते हैं = के अगर इधर माइनस है तो इधर जाएगा प्लस बन जाएगा, अगर इधर प्लस इधर जाएगा माइनस बन जाएगा, इधर अगर गुणा है = उधर जाएगा तो भाग में बन जाएगा। ये जो रूल है
ये जिसको नहीं पता है वो आज इस वीडियो में ये सीख ले, वरना उन्हें दिक्कत बहुत होने वाली है कि क्या क्या चीज़ें आपको फाइंड करनी रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इस तरह के प्रश्न आते हैं आपको। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या किया, सबसे पहले कि -7 का हमने यहाँ पर पक्षांतर कर दिया। ठीक है, इज इक्वल टू के हम इधर ले गए तो ये +7 में आ गया। x + 5 ये पहले से यहाँ पर ऑलरेडी था। फिर हमने क्या किया, ये 5x को ऐसे ही उतार दिया। 5 और 7 को हम जोड़ेंगे तो 7 × 5 = 12 होता है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया x + 12, x + 12। नीचे आए 5x। अब क्या करेंगे, अब x को एक साइड करेंगे और कांस्टेंट वाले को एक साइड करके सॉल्व कर देंगे। आपने क्या किया, x को आप इज इक्वल टू के इधर ले आए, यहाँ पर प्लस में था, इधर आया माइनस में हो गया। तो यहाँ पर क्या है, 5x - x = 12। ठीक है, अब 5x में से 1x आएगा तो क्या बचेगा, 4 बचेगा। 5 सेब में से 1 सेब निकालेंगे तो कितना सेब बचेगा, 1 सेब, 4 सेब बचेगा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, अब आप 12 में 4 से भाग देंगे। जब आप x की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो आप क्या करेंगे, x में आप 12 से x = 12/4 काटेंगे तो 3 बार में कटेगा। दूसरा देखिए यहाँ पर क्या है, दूसरा इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन है, समीकरण इसमें भी दिया गया है, ध्यान से देखिए। ठीक है, दूसरा प्रश्न है 3x - 5 = x + 3। आपकी इसकी जो साइड है LHS साइड, इसकी RHS साइड, आपको इसको दोनों साइड बराबर प्रूफ करनी है। यही आपको इस टास्क में दिया गया है, जो आपको कार्य करना है, जिस पे आपको सॉल्व करना है। आप कर ले जाएंगे, मुझे उम्मीद है कि कोई भी गलत नहीं करेगा। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। यहाँ पर दिया है 3x = सेम वही काम करना है। यहाँ पर देखिए प्लस ये -5 को हमको पक्षांतर विधि से पक्षांतर करना है, पीछे ले जाना है। यहाँ पे माइनस बेटा इधर ले आएंगे, प्लस में आ गया। क्या बना, 3x = x + 3 + 5 बना। अब आप क्या करिए, 8 और 5 और 3 को ऐड कर दीजिए, क्या आएगा, 8 आएगा। पर क्या इस x को फिर हम इधर लेके आएंगे तो यहाँ पे प्लस में, यहाँ पे माइनस में आ जाएगा। 3x - x = 8। तो यहाँ पर 3x में से 1x जाएगा, बचेगा 2, 8 8 उतर जाएगा। x निकालने के, x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम 8 में 2 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा, 4 आएगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आई, 4 आई। हमने सॉल्व कर दिया पूरे समीकरण को। अब आपको करना क्या है, आपको इसी 4 को उठा के यहाँ 3 में पुट करना होगा। देखिए, अगर आपको, देखिए सुनिए सीधी सी बात, अगर 1 नंबर वाले में आएगा जो अतिरिक्त उत्तरी में आता है, इतना ही सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल दीजिएगा। लेकिन अगर ये 2 नंबर वाले में आएगा तो इतना पूरा सॉल्व करने के बाद ये वाली वैल्यू को x में रख के प्रूफ करके लिखिएगा henceforth, मतलब आप जो लिखते होंगे हिंदी में, अतः यह बराबर इतना 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 है। तो इसको पूरा आप जब लिखेंगे, जो बच्चा पूरा लिखेगा उसको पूरा नंबर मिलेगा। तो आधे तक ही मत छोड़िएगा, आप पूरा सॉल्व करके आएगा, इस बात को बहुत ही ध्यान रखिएगा। क्लियर, आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए तीसरा, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए फर्स्ट सेमेस्टर में भी इस टाइप कुछ प्रश्न थे। यहाँ पर देखिए दिया गया है ब्रैकेट में 2x + 3y और 3x - 4y, इनको आपको गुणनखंड करके, मतलब गुणा करके सॉल्व करना है। और लिखा है तो इसका मतलब जाहिर सी बात है गुणा ही होगा। कैसे सॉल्व करेंगे, एक एक पेयर को उठाएंगे, एक जोड़े को उठा के फिर यहाँ गुणा करेंगे, फिर इस जोड़े का पूरे गुणे में से करेंगे। यही तरीका होता है करने का। आइए हम करते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले मैंने इसको ऐसे लिख दिया 2x + 3y गुणे 3x - 4y, ये पैरा ये पैरा ये। क्लियर, अब हम इस 2 को उठाएंगे, इस 2 को मैं उठाऊंगी, पहले एक वाले जाके उसमें पूरा गुणा करूंगी, ध्यान रखना। फिर इस 3 को उठाऊंगी, फिर इसमें गुणा करूंगी। तो पहले 2 को करूंगी, तो जब आप 2 का गुणा 3x में करेंगे तो आप कैसे लिख सकते हैं, ये पूरे पैरा को यहाँ पर लिख दीजिए 3x - 4y 2x, और ये +3 को +3 गुणे 3x - 4y। तो देखिए फिर ये आपका हो गया। अब आइए कि स्टेप आगे सॉल्व करते हैं। 2 में आप 3 में गुणा करेंगे तो 2 3 6, x² क्यों है, 1x ये है, 1x ये है, तो 2x हो गया। उसके बाद ये यहाँ पर 4 है, 4x है, 2x, यहाँ पे 4y है, तो यहाँ पर क्या होगा, 2 चौक 8 हो गया, ये x और ये y xy हो गया। फिर आप क्या करेंगे, ये 3 है, इन 3 गुणा करेंगे, 9 आ गया, यहाँ पे y, यहाँ पे x, ये xy हो गया। इस 3 का गुणा आप 4 में करेंगे, माइनस का सिंबल है, माइनस लगाएंगे, ब्रैकेट हम अभी नहीं खोलें इसलिए सिंबल नहीं हटेगा। अब यहाँ पे 12 आ गया है, यहाँ पे 3 3 चौक 12 हो गया, ये y और ये y² हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं ना, आगे आ जाओ। चलो जिन्होंने क्लास को नहीं लाइक किया, लाइक कर दीजिए। आप लोग के लिए ये मैथ की रिवीजन स्टार्ट मैंने किया हुआ है। अब आपको कुछ नहीं करना है, जो कटे वो काट दो, सॉल्व करके लिख दो। x6x² लिख देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ माइनस में 8xy दिया, यहाँ पे प्लस में 9xy दिया है, xy माइनस प्लस कट जाएगा।
अब 9 में से 8 जाएगा तो एक ही तो बचेगा, तो यानी कि -xy बचा। अब ये -y 12y का स्क्वायर आप ऐसे एड्रेस उतार दीजिए, तो आपका आंसर क्या निकल के आया? आपका एक आंसर निकल के आया है, वो है 6x स्क्वायर -xy -12y स्क्वायर। क्लियर? आसान है? कहिए हाँ आसान है, हम कर ले रहे हैं। अगर इस तरीके से अब कोई भी वेरिएबल दिया हो, किसी को भी गुणा करना हो तो बहुत आसान है, हम आराम से कर लेंगे। एक एक स्टेप को आप करेंगे तो आप गलती नहीं करेंगे, ठीक है? तो कैलकुलेशन करने की भी प्रैक्टिस करिए जिन्हें नहीं आता है। चलिए लगाइए, आप सभी लोग भी इसको सॉल्व करिए। अच्छा प्रश्न है, 2017 में आया हुआ है, सभी को दिख भी रहा है स्क्रीन पर। क्या दिया है? एक रेलगाड़ी की चाल, एक कोई रेलगाड़ी है, ठीक है, उसकी जो चाल है वो यहाँ पर दिया हुआ एक्सप्रेशन के फॉर्म में 2x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 2, ये किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मतलब चलती है, तो वह x प्लस 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? आपको ये प्रश्न एक्सप्रेशन के तौर पर दिया गया है, मतलब आपको समीकरण के रूप में दिया गया, आपको उसको सॉल्व करना है। तो कैसे निकालेंगे? आपने इससे पहले जो है इस बेस के कई सारे प्रश्न को सॉल्व किया होगा ना, जाहिर सी बात है कि आपने किया है। दूरी बराबर जैसे हमको क्वेश्चन अराइज होता है उसी के हिसाब से हमने फॉर्मूले को बनाते रहते हैं, ठीक है? समय निकालना होगा तो दूरी और चाल दी होगी तब हम समय निकाल लेंगे, चाल निकालना होगा दूरी और समय दिया होगा तब भी वह साइंस निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमको चाल दी है और हमको जो टाइम इंटरवल था वो है, हमको ये दूरी, कितनी दूरी वो इतने समय में तय किया रेलगाड़ी ने, वही हमें बताना है। तो हम यहाँ पर पहले क्या करेंगे, जो जो चीज़ें हमें दी गई उसके स्थान पर वो वैल्यू को रख देंगे। चाल हमको दिया गया है, हमने चाल को लिया, रख दिया x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, गुणे हमने गुणा का सिंबल लगाया। हमें यहाँ पर समय दिया था, हमने x प्लस 2 समय रख दिया। अब आपको कुछ नहीं करना है कि जो चीज़ यहाँ पे है वही आपको सॉल्व करना है। आप इस पूरे पेयर को उठा के इसमें गुणा कर दो। कैसे करोगे? देखो, ये x है, इस x का जब आप x2 पे गुणा करेंगे तो x की पावर 3 हो जाएगा। ये x का यहाँ पर गुणा करेंगे तो 3x की पावर 2 हो जाएगा, और ये 2x है, ये 2 है, ये 2x हो जाएगा। ये 2 को आप यहाँ पर गुणा करेंगे तो ये 2x की पावर 2 का गुणा जब आप 3 में करेंगे तो 6x हो जाएगा, क्योंकि 2 तिहाई 6, ये 2 का 2 में करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। तो क्या ये लाइन कैसे निकल के आई, आपको समझ में आया? आ गया ना? आसान है। आइए, अब कुछ नहीं करना है, बस इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दीजिए। देखिए क्या करेंगे आप। अब आप देखिए, कोई अगर कुछ कट रहा हो तो काट दीजिए, सब जोड़ का सिंबल है तो सब जोड़ दीजिए। तो x की पावर 3 है, जिनकी पावरें समान होती है, पावर देखा करिए किस वेरिएबल की कितनी पावर है, जिसकी जो वेरिएबल समान होगा वही जोड़ता है। तो यहाँ पर 3 का तो कोई नहीं, तो हमने x3 ऐसे ही लिख दिया। ये x की पावर 2, ये x की पावर 2, ये 3x, ये 2x, यहाँ पर प्लस x की पावर 5x की पावर 2 हो गया। क्लियर? घातें समान रहती हैं तो सेम लिख दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये 2x है, यहाँ पर 6x दिया है, 6 2 8 होता है तो हम 8x लिख देंगे, और ये 4 ऐसे ही उतार देंगे। तो ये जो आपको ये जो एक्सप्रेशन बना x की पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4, कैसे आया आप ये जान के? इतना आपको समझ में आया? अब देखिए आपको करना क्या है, बस सिंपली आपका आंसर निकल के आ गया। अतः रेलगाड़ी के द्वारा x प्लस 2 घंटे में चली गई जो दूरी निकली है वो x की पावर 3 प्लस 5x की पावर 2 प्लस 8x प्लस 4, यही इतनी दूरी x प्लस 2 में, मतलब x प्लस 2 घंटे में क्या की गई है, इसके द्वारा चली गई है। तो अब अगर इस तरह के कोई और भी प्रश्न आपके सामने आएंगे तो आप कर ले जाएंगे। प्रॉमिस करिए इस बात का कि आप डेफिनेटली इस तरह के प्रश्न अगर आते हैं तो आप अब कर ले जाएंगे, ठीक है? क्लियर? 2017 का प्रश्न था, इंपॉर्टेंट था। आगे आइए, एक प्रश्न और है, ध्यान से देखिए। प्रश्न पढ़िए, मैं और जूम करती हूँ। दो संख्याओं का बोध, दो संख्याओं का जो योग है वो 48 है। कोई दो संख्या है, मान लेंगे एक संख्या x, एक संख्या y है। इन दोनों का जो योग है वो बराबर 48 के है। पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुना है। जो ये पहली संख्या है इस वाली संख्या की ये क्या है, 3 गुना है, ठीक है? तो संख्या ज्ञात करो। अब आप कैसे करेंगे, लगाइए जरा, आप लोग भी लगाइए। देखिए, आपको जो ये प्रश्न दिया है कि दो संख्याओं का योग अगर हमें 48 दिया है, पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, संख्या ज्ञात करना। बहुत आसान है, कुछ नहीं, एक एक स्टेप देखेंगे। माना दूसरी संख्या हमने x को माना और पहली संख्या हमने 3x को माना, क्योंकि यहाँ पर 3 गुनी बोला है। तो जब एक दूसरी संख्या x है, पहली संख्या की वो 3 गुनी है, यहाँ पर है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो दूसरी संख्या तो हमने x मान ली, तो पहली संख्या जब उसकी 3 गुनी है तो यानी कि 3x हो गया। अब आप ये मत सोचिए कि 3 कहाँ से आया, ये तो क्वेश्चन में ही दिया है,
ये 3x तो क्वेश्चन में ही दिया है, हमने क्वेश्चंस को ही फॉर्म किया है, अपने हिसाब से कुछ जोड़ा नहीं है, क्योंकि कहा ही जा रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो पहली संख्या यहाँ पर क्या है आपकी, पर दूसरी संख्या हमने x मानी है, तो जब पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो इसका मतलब तभी तो 3x होगा, नहीं तो आप क्या 3 लिखोगे, ये 3 गुना आप क्या रिप्रेजेंट करोगे, 3 गुनी है। क्लियर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि प्रश्न के अनुसार। अब आपको कहा क्या गया था, अभी तो आपने जो ये इतना स्टेप लिखा वो तो ये लेके यहाँ तक था, अब ये भी ऊपर एक लाइन और बची है। कहा है कि दो संख्याओं का योग 48 है, दोनों संख्या यानी कि ये पहली वाली संख्या और ये जो दूसरी वाली संख्या है, इन दोनों का जो योग है वो 48 है। अब आप पहले जो योग की बात करा वो लिख दो, तो आप क्या लिखोगे, ये है आपकी पहली संख्या प्लस आपकी ये दूसरी संख्या, इन दोनों का योग क्या हुआ 48, दो संख्याओं का योग, ये दो संख्या इनका योग 48। तो ये 3x प्लस x इज इक्वल टू 48 जो एक इक्वेशन के रूप में बना, ये कैसे लिखा गया आप समझे, ये इक्वेशन कैसे बना आपको क्लियर समझ में आया। अब आपको कुछ नहीं करना, सॉल्व कर दीजिए, 3x में से x को ऐड करेंगे तो 4x हो जाएगा, यहाँ 48 है, x को निकालने के लिए आप 48 में 4 से भाग देंगे तो 12 चौक 48 होता है, आपका आंसर निकल जाएगा 12। इस हिसाब से आप क्या बता सकते हैं कि दूसरी संख्या 12 है और पहली संख्या 36 है। क्यों, क्योंकि पहली संख्या में 3x लिखा था, x की वैल्यू यहाँ पे 12 आई है, 3 में आप जो है 12 से गुणा करेंगे तो 12 चौबते हैं 36, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आएगा 36 यानी कि 36। क्या आप समझ में आया। जिन्होंने लाइक नहीं किया जरूर से ज़रूर लाइक कर दो। तो 6 क्वेश्चन करा दिया, आओ 7वां एक क्वेश्चन देख लो। हर जगह से मैंने मिक्स लिया हुआ है ताकि आपको बढ़िया से समझ में आ जाए। देखिए प्रश्न क्या दिया है, एक त्रिभुज के दो कोण, कोई एक त्रिभुज है, कोई एक त्रिभुज है, ठीक है, कोई एक त्रिभुज आप मान लो त्रिभुज है, उसके जो दो कोण हैं वो एक 65 डिग्री है, एक 70 डिग्री है, एक जो है वो 65 डिग्री है और एक 70 डिग्री है। दूसरे त्रिभुज के दो कोण, अच्छा दो त्रिभुज है, ठीक है, जो दूसरे त्रिभुज के एक कोण जो है वो 70 है, एक 45 है। ज्ञात कीजिए क्या दोनों त्रिभुज समरूप हैं। समरूपता का भी एक शब्द आपके लास्ट वाला जो चैप्टर है इसको मैंने नहीं पढ़ाया था, इसलिए क्योंकि क्वेश्चंस के फॉर्म में करवा दूंगी इसीलिए नहीं पढ़ाया। अब क्वेश्चंस करवा रही हूँ तो बता रही हूँ। एक जो है समरूपता कॉन्ग्रुएंसी, उससे प्रश्न है। समरूपता का मतलब होता है कि दोनों पक्ष जो हैं वो बराबर होने चाहिए, दोनों में क्या एंगल कोण मान सब बराबर है कि नहीं, यही आपको बताना है प्रूफ करके। अब आपको कहा जा रहा है कि दो त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज का जो कोण है ये मान लीजिए अगर 65 होगा तो ये आपका 70 होगा, एक ये भी त्रिभुज है ये मान लीजिए 45 होगा तो ये आपका 70 होगा, ठीक है। तो दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज ये है एक ये है, दोनों का कोण आपको दिया है, आपको पता है कि इनके तीनों का मान बराबर 180 डिग्री के होता है कि नहीं होता है। अब आप करोगे कैसे, ध्यान से देखो, पहले त्रिभुज के दो कोण जो दिए हैं वो 65 और 70 दिए हैं यानी कि ये वाले के। फिर अब आपको यहाँ पर ध्यान, तीसरा कोण इसका नहीं पता है, दो ही मान तो बताया है, एक ट्राइंगल में 3 कोण होता है, तो 3 कोण बराबर आप क्या लिखेंगे इसको, 3 कोण 180 माइनस 65 प्लस, आपको पता है कि इन दोनों का जो जोड़ होता है वो आपको यहाँ पर इससे माइनस करना है क्योंकि इसका टोटल जो जोड़ है वो 180 डिग्री के है। अब आप क्या करेंगे, हमेशा कम होना चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है बहुत है कि दो जो इसके बाद दो जोड़ों का जो मान होता है उस वाले और एक सिंगल जोड़ से बड़ा होता है। अब आप कैसे करोगे, त्रिभुज के दो कोण का मान सामने वाले कोण की भुजा से ज़्यादा होता है, यही जानते हैं ना, इसके बारे में सुना है ना। और तीनों कोण को मिलाकर 180 डिग्री के बराबर होता है। अब आप 65 और 70 को जोड़ दो तो क्या आएगा, 135 आएगा। 180 तीनों का मान है तो 180 में आप 35 को माइनस करोगे 135 को तो 45 डिग्री आएगा। तो जो एक कोण 65 का, एक कोण 70 का, एक कोण 45 का, तो तीनों मिलाकर क्या हो गया, ट्राइंगल कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया, क्लियर। अब आप दूसरे ट्राइंगल पर चलते हैं। दूसरे त्रिभुज के दो कोण क्या है, एक 70 है एक 45 है। इसका भी वही है कि दो भुजाओं का कोण तीसरी वाली भुजा से बड़ा होना चाहिए, उन दोनों का योग मतलब। तो 70 और 45 को जब आप जोड़ोगे तो यहाँ पर 115 आ रहा है। 115 जो है बाकी जो एक कोण और बचा है उनके योग से ये बड़ा है। 180 सबका है, टोटल है। अब आप क्या करो, सिंपल सा है, 180 में से 115 को माइनस कर दो। जब आप 180 में से 115 को माइनस कर दोगे तो 65 आएगा। तो आप देखिए क्या आपको दिख रहा है, इसमें 45 निकल के आया, इसमें 65 निकल के आया। तो जो समरूपता पूछ रहा था समरूप है कि नहीं है, तो आप उत्तर के तौर पर क्या लिखेंगे, देखिए
यहाँ पर एक एंगल 45 का है, एक एंगल 65 का है, एक एंगल 70 का है। इसका एक एंगल 70 पहले से दिया था, इसका एक एंगल 45 पहले से दिया था और यहाँ पर एक इसका एंगल 65 निकल गया। तो तीनों एंगल का मान बराबर ही तो आ रहा है, चाहे इसको पकड़ो चाहे उधर से पकड़ो। इसका 45, ये 45, इसका 65, इसका 65, इसका 70, इसका 70, तो बराबर तो हो गया। जो चीज़ें दी गई थी एकदम इक्वल तो आ ही रही हैं। तो जाहिर सी बात है कि आप यहाँ पर लिखेंगे कि दोनों त्रिभुज के सभी कोण समान हैं, सभी कोणों के जो मान है वो समान है, अतः ये दोनों त्रिभुज समरूप है। अतः ये दोनों त्रिभुज जो है वो एक दूसरे का संपूर्ण समरूप है, एक दूसरे के बराबर। जितना उसमें है उतना इसमें भी दिया गया है। जितने कोणों का मान उसमें है वही सेम कोणों का मान इसमें भी दिया गया है। तो दिक्कत क्या है? सही तो है, अच्छा है, प्रॉपर तरीके से है, दोनों समरूप भी हो गया, मान भी सब सेम हो गया। क्लियर फ्रेंड्स, समझ में आया कि नहीं? एक ये आपके लास्ट वाला जो चैप्टर है जिसमें आपको ट्राइंगल वगैरह से प्रश्न है, उन सबसे मैंने यहाँ पर लिया है सर्वांगता वाला जो है, जिसमें आपको सिमिलर रूप, समरूप वगैरह बताना है, उन सबसे कुछ उधर के प्रश्न मैंने ले लिए हैं। देखिए क्या है, यहाँ पर एक फिगर आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ट्राइंगल का बना हुआ है और उसमें कुछ एंगल वगैरह दिए हैं। आइए जानते हैं क्या है यहाँ पर। त्रिभुज PQR में एंगल P 70 डिग्री है और PQ बराबर PR के हुए तो एंगल Q और एंगल R का मान ज्ञात करो। एक ट्राइंगल ये आपको दिख रहा है, एक इधर Q है, इधर R है, इधर P है। ये P पहले से बताया है कि 70 है, ये P पहले से बता दे किसका मान 70 है और आपको ये भी बोल रहा है कि PQ बराबर PR के है। पहले आपको कभी भी इस तरह का प्रश्न आता है, ये बनाने वाला नहीं बनाने वाला, बना बनाया कहीं आता है। तो जब कभी भी आपको ऐसे कोई प्रश्न दे, सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया गया उसको कम से कम 2 बार पढ़ो और जो बात कह रहा है उसको उसके ऊपर समझो, फिर आप सॉल्व करो, तब आप आसानी से ऐसे प्रश्न कर लेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये 2 नंबर में आएगा, फ्री के नंबर आपको दिलाएगा, ध्यान रखिएगा। देखो क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है एक त्रिभुज में PQR, तो हाँ भैया एक त्रिभुज है, PQR एंगल के नाम से है। एंगल P जो है वो 70 है, हाँ हमने भी मान लिया कि एंगल P 70 डिग्री का है, मतलब 70 है, ठीक। PQ बराबर PR के है, PQ बराबर यानी कि ये PQ और ये PR दोनों क्या है, इक्वल है, इक्वल का साइन भी लगा है, आप यहाँ पर देख रहे हैं। आपको यही बात बोली जा रही है सीधे तौर पर कि PQ बराबर PR के, तो ये PQ और ये PR दोनों क्या है, दोनों साइड से इक्वल है, दोनों बराबर है। PQ बराबर PR के, ये यहाँ पर क्या है, ये QR है, ये P है, सब कुछ है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर एंगल Q और एंगल R, ये आपका एंगल Q, ये एंगल R, आपको इसी का मान ज्ञात करना है और जबकि आपको पता है कि PQ बराबर PR के है। अब आपको Q और R का एंगल निकालना है, कैसे निकालेंगे? कोई दिमाग आप दौड़ा रहे, लगाइए आप लोग, कॉपी पेंसिल लेके बैठिए जब इसको सॉल्व कर रहे हैं, फटाफट सभी लोग करिए कि देखना चाहते हैं, लगाइए आप लोग भी लगाइए। देखिए कैसे करना है, एक एक स्टेप को समझेंगे। जब हमको पहले से बता रखा है कि एंगल P का मान 70 है, ठीक, और ये भी हमको क्वेश्चन में बता रखा है कि PR बराबर PQ के है, तो जब PR बराबर PQ के है तो एंगल Q बराबर एंगल R नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर R है, यहाँ पर Q है, यहाँ पर दोनों में P सेम ही है, एक ही पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट। तो ये जब बराबर है तो एंगल Q जितना होगा उतना एंगल R भी होगा, पहले से दे भी रखा है इस बात को। क्यों, समझ में आया कि नहीं? अगर यहाँ पर एंगल Q दिया है, एंगल दिया, ये एंगल Q और एंगल R बराबर है कि नहीं है? ये बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें पहले से मेंशन किया गया है। अब आपको करना क्या है, ध्यान देखो। आपको पता है कि पूरा मिलाकर 180 के बराबर होता है। अब करोगे क्या, ध्यान देखो, तीन एंगल के कोण को लिखोगे तो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R बराबर 180, ठीक। उसके बाद आप P की जगह पे P की वैल्यू रख दो, तो P की वैल्यू हमको पता है कि 70 है, हम जानते हैं कि P की वैल्यू 70 है, हमने P की जगह पे 70 रख दिया। फिर हमें जब ये पता है कि एंगल Q बराबर एंगल R है, तो R की जगह पर हमने Q लिख दिया, R की जगह पे हमने Q लिख दिया। जब दोनों बराबर है तो आप चाहे R लिखिए चाहे एंगल Q लिखिए, और हमको Q और R दोनों की वैल्यू फाइंड करनी, हमें पता नहीं है, इज इक्वल टू 180 के। अब आप करेंगे क्या, ये देखिए बहुत आसान है। अब ये कितना हो गया, जब एक Q ये है Q, दो ये मिला के 2Q हो गया, 2Q हो गया। अब ये जो 70 डिग्री है इसको आप इज इक्वल टू किधर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, 180 में आप 70 को माइनस करेंगे तो आपका 110 डिग्री आएगा।
कितना आएगा 110 डिग्री। और एंगल क्यू की बात कौन, एंगल क्यू का मान निकालने के लिए जो 2 है, इसमें आप 110 में आप 2 से जब भाग देंगे तो यहाँ 55 निकलेगा। कितना निकलेगा 55 आएगा। तो एंगल क्यू बराबर कितना हो गया 55 डिग्री। एंगल क्यू बराबर कितना हो गया 55 डिग्री। अब आपको ये ध्यान रखना है, जब आपको ये बात पता है कि एंगल क्यू बराबर एंगल आर के है, तो जब एंगल क्यू बराबर 55 डिग्री का हो गया तो आर भी तो 55 डिग्री का हो गया कि नहीं हो गया। आर भी तो 55 डिग्री का हो गया क्योंकि दोनों बराबर है। एंगल क्यू बराबर एंगल आर के है, तो जब क्यू 55 का हो गया तो आर भी तो 55 का हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। बहुत साधारण सा प्रश्न है। आपके तीनों एंगल का मान आपको पता चल गया। आपके जो ट्राइंगल यहाँ पर दिया था ये दोनों, ये 70 का हो गया, ये भी 55 का हो गया, ये भी 55 का हो गया। आपका आंसर आपके सामने है। क्लियर, समझ में आया। देखो ध्यान से, धीरे धीरे थोड़ा इसलिए बता रही हूँ कि जिन बच्चों को नहीं आता कम से कम उन्हें भी तो आए, उनकी बैक ना लगे। जिन्हें आता है वो तो कर ही ले जाएंगे। ठीक है, आगे आइए। एक और प्रश्न देखिए क्या है। 2 बॉक्स यहाँ पर दिया है। ठीक है, 2 आपको रेक्टेंगल के बॉक्स दिख रहे हैं। क्या ये समरूप चित्र है, आएगा प्रश्न। आपको इस तरह के प्रश्न आते हैं और आएंगे भी, हमेशा आते हैं, हमेशा आएंगे। 1 नंबर वाले में भी आएगा तब भी फ्री के नंबर देगा, 2 नंबर में आएगा तब भी अच्छी बात है, फ्री के नंबर ही नंबर आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। तब आप क्या करने वाले हैं, कुछ नहीं खास करना है, बस सिंपल सा तरीका है कि आपको सही उत्तर बताना है। यहाँ पर पूछ रहा है आपसे कि क्या ये दोनों चित्र समरूप है, तो आप कहिए हाँ समरूप हैं, ये भी समरूप है। शेप एक जैसा है, छोटे बड़े होने से कोई मतलब नहीं है। समरूप का मतलब, समरूपता का मतलब आप क्या समझते हैं। आपके सिलेबस में समरूपता सिमिलरिटी मतलब क्या है कि जब 2 आकृति का जो माप है वो समान नहीं होता है, लेकिन भुजा, कोण, अनुपातिक संबंध वगैरह जो होते हैं वो उसमें जो है बराबर रहते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। आपको समरूपता का एक इक्वल का साइन भी पता है कि नहीं, समरूपता का एक चिन्ह भी है ऐसे करके। तो कभी कभी आपको जब ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है तब आपको ये भी पूछ लेता है। तो फ्रेंड्स इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखते हुए आप काम करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा और आप गलतियाँ नहीं करेंगे। इस तरीके से कई चीज़ें आपको पूछ सकता है। जैसे मैंने आपको तो रेक्टेंगल का ले लिया, ठीक है। अभी ऐसे मैं आपके सामने 2 सर्किल बना दूं, एक सर्किल ये हो गया, एक सर्किल मैं आपके सामने ये बना दूं, एक मैं आपके सामने ये बना दूं, एक इससे छोटा बना दूं, तो वो पूछूं क्या ये समरूप है कि नहीं। आप बता ले जाएंगे क्या ये समरूप आकृतियां हैं कि नहीं। हाँ ऑफ कोर्स, जाहिर सी बात है समरूप है। हाँ यस करेक्ट। तो आपको ये टिक करना होगा कि सत्य की तरफ कि हाँ ये समरूप है। इस तरीके से आपको सर्किल का हो गया, रेक्टेंगल का हो गया, ट्राइंगल का भी ले लो आप, ये समरूप है कि नहीं है। आप कितना भी बड़ा हो, ये कितना भी छोटा हो, आगे पीछे कुछ भी हो, शेप एक ही है, मतलब है तो ट्राइंगल ही ना। यहाँ पर बस आकार इसके छोटे बड़े गड़बड़ हो रहे हैं, लेकिन है जो मान है, जो चीज़ें हैं वो है तो ट्राइंगल ही ना। ये भी तो ट्राइंगल कहलाएगा, कुछ और कहलाएगा, ये भी ट्राइंगल कहलाएगा, ये भी ट्राइंगल कहलाएगा। मान इनके जो एंगल है वो अलग अलग भले, इनका कुछ होगा, इनका कुछ होगा, लेकिन ये है जो आकार आपको दिख रहा है वो तो समरूप ही है तो ट्राइंगल ही ना। तो ये क्या है, ये सबके सब समरूप है, सबके सब समरूप है। चित्र भी पहचानने को 1-2 बार देखा गया, अगर आ गया आपकी किस्मत है, बढ़िया है, अच्छे से आप कर ले जाएंगे। ठीक है, आगे आइए। एक प्रश्न और देखिए जो रेखा संख्या से है, बहुत आसान है। मैंने इसको नहीं पढ़ाया था क्योंकि बहुत आसान है। आपको बस बताया रहेगा, रेखा वो संख्या बताई रहेगी, आपको स्केल की नापनी लेके बना के उसको वहाँ पे पॉइंट कर देना है। अब इसे बताने वाली कोई बात ही नहीं है, बहुत सिंपल सा था। लेकिन प्रश्न में कहा था कि करवाऊंगी तो करवा रही हूँ। देखो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पुराने पेपर में आया हुआ, किस में आया नहीं आया लेकिन आया है। देखो क्या दिया है, -4/5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करो। निगेटिव में आपको दिया गया नंबर है, आपको उसको संख्या रेखा पर इंडिकेट करके मतलब शो कर देना है। कैसे करोगे, सोचो आप लोग कैसे करोगे। तीसरे प्रश्न में है हम आज के, बताइए क्या होगा, आप कैसे कर ले जाएंगे। आराम से करेंगे, अच्छा प्रश्न है, बहुत जल्दबाजी। देखो आप पहले तो एक सिंपल सी पूरी एक लाइन खींच देना, ठीक। सबसे बीच में 0 होता है, सबको पता है। 0 के राइट साइड आपका जो पॉजिटिव इंटीजर नंबर है 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन करके लिख दो। लेफ्ट साइड आप उसके -1, -2, -3, -4, -5 ऐसे करके लिख दो। अब आपको ये 4/5 को आपको लिखना है, लेकिन इसको लगाने से पहले, इसको इंगित करने से पहले आपको ये चेक करना होगा कि निगेटिव में है कि पॉजिटिव में है। तो ये निगेटिव में है। अच्छा अब निगेटिव में हो गया, तब ये देखो कि ये -1 से बड़ा है कि -1 से छोटा है। अगर ये -1 से बड़ा है तो -1 की जो स्टार्टिंग हुई उसके पहले ये आएगा, और अगर -1 से ये छोटा है तो ये बाद में आएगा। तो यहाँ पर आपको ये बात पता होनी चाहिए कि -4/5 -1 से बड़ा होता है। बहुत क्लियर तरीके से, ध्यान से, सही तरीके से बात को पहले मेरी सुन लो
कि -4/5 जो है वो -1 से बड़ा होता है, इसीलिए -1 से पहले हम इसको पॉइंट करेंगे और -4/5 यहाँ पर लिख के इसको ऐसे ही बना के छोड़ देंगे। तो 2 नंबर फ्री के मिल जाएंगे अगर ये प्रश्न आपके इस बार के पेपर में आ गया तो। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? जिन्होंने क्लास को नहीं लाइक किया पहले तो क्लास को लाइक करो फटाफट, चलो जल्दी से जल्दी करो, ये तो गलत बात है। चलिए जब भी देखिए तब करिए, ये तो कुछ मतलब करना चाहिए ना, अच्छे बच्चे हैं आप लोग। चलिए आइए आगे। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, अब आइए आगे चलते हैं। एक प्रश्न और बढ़िया वाला देखिए, अच्छा प्रश्न है। क्या दिया है? 3x की पावर 3, 3x की पावर 3, y की पावर 3, y की पावर 3 गुणे 4x y की पावर 3 डिवाइड बाई 6x स्क्वायर y को आपको इसको सिंपल रूप में चेंज करना है, या कह सकते हैं कि सिंपल रूप में ले आना है। कैसे करेंगे? आराम से कर ले जाएंगे, कुछ नहीं है। जो हमें प्रश्न में दिया गया हमें वही काम यहाँ पर कर देना है। क्या करना है देखो, अब आपको कुछ नहीं करना है, बस आप 3x की पावर 3, y की पावर 3, सिंबल यहाँ पर जो बना इसका मतलब गुणे का चिन्ह होता है, तो गुणा लगाएंगे 4xy की पावर 3 डिवाइड यहाँ पर दिया है 6x स्क्वायर y, तो डिवाइड करके 6x स्क्वायर y लिख देंगे। जो आपके प्रश्न में आपको कहा गया था हमने हूबहू करके वहीं पे एज इट इज़ करके हमने लिख दिया। तो आपने यहाँ पर देखा कि इसको आपने जब एज इट इज़ करके लिखा तो क्या बना? 3x की पावर 3, y की पावर 3 इंटू 4x, y की पावर 3 y डिवाइडेड बाई 6x की पावर 2 y। कुछ नहीं करना है, आप इन दोनों को गुणा कर दो। गुणा में आपने इस चीज़ को देखा है कि अब इसको सामने वाले को गुणा कर देते हैं आपस में भिन्नों में। आप इसको जब गुणा करेंगे तो ये 3 चौक 12 बन जाएगा, 12 हो गया। यहाँ पर x की पावर 3 है, यहाँ पर 1x है, तो मिला के x की पावर 4 हो जाएगा। यहाँ पर y की पावर 3 है, यहाँ पर y की पावर 3 है, तो 3 और 3 तुम दोनों की घातें क्या है? जुड़ती हैं, तो y की पावर 6 हो गया। ठीक है, अब नीचे जो दिया है 6x स्क्वायर y, 6x स्क्वायर y लिख दो। तो लीजिए हमने जैसा पेपर में दिया था, मतलब क्वेश्चन दिया था पहले वैसा किया, फिर हल्का सा उसको सॉल्व कर दिया जो हमको क्वेश्चन में करने को कहा गया था। अब 6 से काट देंगे तो 6 दूनी 12 होता है, कट जाएगा। 2x की पावर 4, y की पावर 6, x की पावर 2, y की पावर 2। अब आपको पहले करना क्या है कि आप देखो कि यहाँ पर x की पावर 4 है, यहाँ पर x पावर 2 है, इस 2 से ही इसकी पावर को काट दोगे तो x की पावर 2 बचेगा। यहाँ पर x पावर 6 है, यहाँ पर ये है 1 कट जाएगा तो x की यहाँ पर y की पावर 5 बचेगा। आपका उत्तर क्या निकल के आया है? 2x की पावर 2, y की पावर 5। ध्यान से देखिए, अगर नहीं समझ में आएगा तो आप लोग बाद में फिर बता दीजिएगा, हम एक बार आपको फिर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस करवाएंगे, तो ये वाला क्वेश्चन ज़रूर उसमें ले लेंगे ताकि मैं आपको बता दूं और आप गलती ना करो। इसीलिए मैंने इस चीज़ को यहाँ पर आप लोगों के लिए लिया है। तो समझ में आया कि नहीं आया? आसान है ना? अगर आएगा तो अब आप गलती नहीं करें, इस तरीके वाला तो बिल्कुल कर लेंगे। उम्मीद तो मुझे यही है कि आप में से कोई भी ऐसे प्रश्नों को गलती नहीं करेगा कि आपको क्या करना है, कितना समझना है, क्या क्या चीज़ें उसमें करनी है। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा, गलती मत करिएगा ताकि आपको बिल्कुल भी गलती ना हो और आप आसानी से कर ले जाओ। चलो फ्रेंड्स, फिर आगे चलते हैं। इसी के साथ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने क्या लिया हुआ है। 4 क्वेश्चन हो गया, चलो आगे आ जाओ। फिर यहाँ पर क्या है, ये एक नया प्रश्न है, ध्यान से देखना, बहुत आसान है, बहुत बार हम किए हैं, कर ले जाएंगे। प्रश्न दिया है एक घनाभ, ये भी इंपॉर्टेंट है, पुराने पेपर्स में से है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर प्रश्न आपको दिया जा रहा है, प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है एक घनाभ का क्षेत्रफल 125 वर्ग मीटर। कोई एक घनाभ है, उसका जो क्यूबॉइड है, मतलब उसका जो एरिया है वो 125 वर्ग मीटर है। क्या है? एक कोई घनाभ है और उसका जो क्षेत्रफल है वो 125 वर्ग मीटर है, लेकिन कहा जा रहा है कि यदि उसकी ऊंचाई 4.5 मीटर है तो उसका आयतन क्या होगा। ठीक है, यहाँ पूरा मैंने लिखा, उसका आयतन क्या होगा, उसका वॉल्यूम क्या होगा, आपसे यही पूछ रहा है। ठीक है, ध्यान से पढ़ो, 1-2 बार पढ़ो, ना आए तो फिर आप समझने का प्रयास करो, तभी आप इसको कर ले जाओगे कि एक घनाभ का क्षेत्रफल 125 वर्ग मीटर 125 मीटर है, यदि उसकी ऊंचाई 4.5 मीटर है तो उसका आयतन क्या होगा। आप उसका आयतन निकालो। अब आपको ध्यान रखना है कि कैसे आप निकालोगे। सबसे पहले जो चीज़ें दी गई उसको आप नोट डाउन कर लो। घनाभ का क्षेत्रफल आपको कितना दिया है? 125 मीटर। घनाभ का आयतन का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का लेंथ इंटू बेंथ इंटू हाइट। क्या होगा? लेंथ लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक, घनाभ का आयतन बराबर जो आपको क्षेत्रफल दिया है और आपको जो आयतन निकालना है, ऊंचाई आपको दी गई है और आपको क्या दिया गया है? आपको क्षेत्रफल दिया गया है। तो जो फॉर्मूले में से दिया है वो ले लो और शेष आपको जो एरिया दिया है वो ले लो।
शेष आप निकाल दो। अब आयतन निकालने के लिए आप क्या करोगे, 125 में आप 4.5 का जब गुणा करोगे तब आपका ये 562 में 562.5, ठीक है, 562.5 आप इसको वहाँ पर लिख। आप इतना कर देखिए, आपको पूरा स्टेप मार्किंग होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि डीलेट के कॉपी में स्टेप मार्किंग होती है। चाहती तो मैं आपको डायरेक्ट बता देती कि दोनों का गुणा करके उत्तर लिख दो, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूँगी क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है। प्रॉपर तरीके से आप मैथ की भी कॉपी अच्छे तरीके से लिख के आएंगे तो अच्छा नंबर पाएंगे। एक छठा क्वेश्चन आज का है और आज को ध्यान से देखना। एक वर्गाकार खेत की भुजा, कोई एक वर्गाकार खेत है, उसकी जो भुजा है, साइड है, वो ब्रैकेट में दिया है 3x + 17 मीटर है। कितनी है, 3x + 17 मीटर। खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करो जबकि x बराबर -3 है। आपको x की जो वैल्यू है वो दे रखा है और आपसे ये कह रहा है कि एक वर्गाकार खेत का जो भुजा है वो 3x + 17 मीटर है। क्षेत्रफल आपको उसका ज्ञात करना है जबकि जो वो x की वैल्यू x बराबर -3 पहले से दे रखा है। कैसे करोगे आप, कुछ नहीं करना, हम आसानी से कर ले जाएंगे। सबसे पहले आप क्या करो, वर्गाकार खेत की जो भुजा है 3x + 17, इसमें आप x की वैल्यू को पुट कर दो। तो हमको जब x की वैल्यू दे दी तो हमने 3x के साथ -3 की वैल्यू को रख दिया। x गुणे -3 + 17, जब आप -3 में 3 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, -9 + 17। ये -9 है, ये +17 है। आप 17 में से 9 को माइनस करेंगे तो 8 है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। 17 में से 9 जाएगा तो क्या आएगा, 8 आएगा। तो वर्गाकार भुजा, खेत की जो भुजा है कितनी निकली, 8 निकली। ध्यान रखना, एक स्टेप आगे आओ। आप कैसे करोगे, क्या कह रहा है कि वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल यानी कि भुजा का स्क्वायर। जब हमको वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल निकालना है तो साइड स्क्वायर तो करते हैं। तो साइड कितनी है, पहले हमने साइड को निकाल लिया, पहले हमारे पास साइड तो थी नहीं, हमने साइड को निकाल लिया, यानी कि साइड उसकी 8 आ गई। अब हमने साइड का जब स्क्वायर कर दिया है तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 64 वर्ग मीटर आएगा। आपसे पूछ क्या रहा था, कह रहा था कि खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जबकि वैल्यू x की कितनी है वो आपको पहले से मेंशन करके बताई गई थी। आपने पहले भुजा निकाली और भुजा निकालने का भुजा का स्क्वायर कर दिया, क्षेत्रफल आ गया। क्षेत्रफल कितना आया, 64 वर्ग मीटर। एनी प्रॉब्लम एनीवन फ्रेंड्स, क्या कोई दिक्कत है? लग रहा है कि अगर आएगा तो आप नहीं कर पाएंगे क्या? आराम से समझिए, आराम से करिए, आपके लिए अच्छा होगा। आज की इस क्लास को करते हैं हम यहीं पर ओवर। डीलेट की पढ़ाई में जितना हो सके अब एग्जाम टाइम में खूब सेल्फ स्टडी करिए और आके छोटी सी क्लास मेरे से ले लीजिए, देख लीजिए, जिसमें आपका रिवीजन हो जाए। जिन्होंने क्लास को अभी तक नहीं लाइक है, क्लास को ज़रूर लाइक कर दें, बिल्कुल 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 लाइक कर दें। इस तरह के और क्वेश्चन आपको करने हैं। मैथ की क्लास कंटिन्यू की जाए या कोई और सब्जेक्ट भी ले दे, इसको बता दीजिएगा। तो कमेंट बॉक्स में आप जैसा बताएंगे उसी के हिसाब से हम कर देंगे। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, सी यू सून फ्रेंड, बाय बाय, टेक केयर।